गुड मॉर्निंग गाइज, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीआईसी पीजीटी का जो मेंस का एग्ज़ाम है, जीआईसी पीजीटी, अब आप लोगों ने प्री का एग्ज़ाम दे दिया है और आप लोगों ने अपने स्कोर भी लगभग कंफर्म कर लिए हैं और आपको ये भी पता हो चुका होगा कि आपको मेंस देना है या नहीं देना है, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के भी मार्क्स 75 प्लस हैं, ठीक है, तो वो निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन को शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये मेंस का बहुत आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त एक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेंस में क्या है सिलेबस, क्या पैटर्न रहने वाला है, आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो जो वैकल्पिक विषय हैं, इनका पाठ्यक्रम जो है मुख्य परीक्षा की भांति होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो सिलेबस है ना, जो प्री का सिलेबस था, सिलेबस आपका सेम वही रहेगा, लेकिन इसका जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा। इसमें देखिए 2 प्रश्न पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में क्या होगा, सामान्य हिंदी एवं निबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य हिंदी और निबंध से समय 2 घंटे का रहेगा, इसका पूर्णांक 100 अंक का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक विषय है, ठीक है, इसका समय होगा 3 घंटे का और इसका जो पूर्णांक होगा 300 अंकों का होगा। और इस तरह से टोटल आपके पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 400 अंक हो जाएंगे और 400 में से ही मेरिट बनेगी और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होना है। इट मीन्स कि जो आपने प्री एग्ज़ाम दिया है, इसके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, बस केवल इसलिए है ये आपने मेंस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो आपको इस चरण से गुजरना होगा। तो इसमें पहला देखा हम लोगों ने कि सामान्य हिंदी और निबंध से, ठीक है, 100 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो वैकल्पिक विषय होगा, जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सिविक्स की, ठीक है, नागरिक शास्त्र विषय के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सामान्य हिंदी का सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ये कॉमन है, ठीक है। सिलेबस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सिविक्स सिलेबस के बारे में। तो हमारा ये जो सिविक्स का वैकल्पिक विषय है, नागरिक शास्त्र का, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कह रहा है कि जो वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन, इसका जो प्रश्न पत्र का स्वरूप है, इसके अंकों का विभाजन किस तरह से है। तो प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 20, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। अब देखिए 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में, खंड अ में जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये कैसे होंगे, सामान्य उत्तरीय होंगे। इनकी जो वर्ड लिमिट होगी कितनी होगी, 250 वर्ड होगा, ठीक है। 250 शब्दों में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा, यानी कि 25 अंक के 5 प्रश्न, यानी कि 125 नंबर यहाँ से हो गए आपके, ठीक है। 125 नंबर का ये वाला हो गया। इसके बाद अगर पार्ट बी की बात करें तो यहाँ 5 प्रश्न होंगे और इनकी जो उत्तरों की शब्द सीमा होगी वो 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा, तो 15 अंकों का होगा, यानी कि 15 पचे 75 अंक आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद 10 प्रश्न जो होंगे अति लघु उत्तरीय होंगे, इनके उत्तरों की सीमा जो होगी 50 होगी एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो इस तरह से 100 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो कितने हो गए टोटल, तो ये आपके टोटल 300 अंकों का ये पेपर होगा, ठीक है। 300 अंकों का ये पेपर होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। एक तो आपके 250 शब्दों के प्रश्न होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा ना, ये आंसर राइटिंग इज अ आर्ट, ठीक है। आपको पता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है पार्टिसिपेट किए हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईएएस पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है। ऐसे लोगों से आपकी प्रतिद्वंदिता है। तो आपको भी ये जो 3 महीने आपको मिल रहे हैं, इसका एक एक दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए बिना एक भी दिन गवाए, अगर आपके 75 से ज़्यादा प्रश्न के उत्तर सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से
आंसर राइटिंग पे जुट जाना चाहिए, मेंस की तैयारी पे जुट जाना चाहिए। ठीक है, जिनका 80+ है उनका तो 100% सिक्योर है, उनको तो मेंस देना ही देना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल के हों, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, 75 वाले भी लगभग सिक्योर हैं, लेकिन 80% वाले तो 100% सिक्योर हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए बिना किसी देरी के। ठीक है, तो ये पैटर्न हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसमें जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो ऐसे नहीं है कि जैसे आप बीए और एमए में आंसर सिंपली आंसर लिख दिया करते थे, आपको मार्क्स मिल जाते थे, कुछ भी लिख देते थे। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमको अपने उत्तरों को कैसे लिखना है। देखिए कम से कम शब्दों में आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन के बारे में डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम अभी आगे 1-2 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि हमको किस तरह से आंसर लिखना है। तो गाइस जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमको आंसर राइटिंग लिखना कैसे है। ठीक है, तो चूँकि मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ इस समय, तो यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फिलहाल मैं इसी मोबाइल के माध्यम से ही आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे लिखना होता है आंसर। तो देखिए हम कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट मीन्स कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जब आप आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका जैसे मैक्सिमम 20 वर्ड में आपको लिखना होता है। 20 वर्ड के अंदर, देखिए जब ज़्यादा लिखना होता है तब तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन 20 वर्ड में लिखना है, शुरू करना है। फिर क्या करते हैं, ठीक है, फिर बीच में आपका कॉन्टेक्स्ट होता है और फिर लास्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होने वाला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे और फिर आपका जो है कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब देखिए जब हम आंसर लिखते हैं दोस्तों, तो हम जैसे जब कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन जब भी लिखते हैं तो इसमें आपको वर्तमान से उसकी प्रासंगिकता क्या है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंक्लूजन देना होता है। हालांकि जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे अगर आप थिंकर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो वर्तमान से कोई विशेष आप नहीं लिंक कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप उससे क्या कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर आप कुछ ना कुछ कनेक्ट करते हुए आप वर्तमान से जोड़ सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए वो कीवर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते नहीं गागर में सागर भर दिया। ठीक है, तो आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो कीवर्ड से शुरू करिए। सैद्धांतिक भाषा में लिखना है, ठीक है, सैद्धांतिक भाषा में, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसे ही लिख दे रहे हैं, इतना आपके पास इतना स्कोप नहीं होता है कि आप कुछ भी लिखें, आपको सैद्धांतिक बातों में लिखना है। ठीक है, और हमेशा जो हमारा कंक्लूजन होना चाहिए, आपको कुछ नहीं समझ में आता तो मिडल पाथ अपनाइए। ठीक है, तो आप पास्ट का लीजिए थॉट्स को, प्रेजेंट के थॉट्स को लीजिए और उनको जो है उन दोनों का मिडल पाथ अपनाते हुए आप लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और क्या करना है, हमको स्पेस पे विशेष ध्यान देना है। स्पेस जो होना चाहिए इतना अच्छा, मतलब इतना वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन के बीच में इतना सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो जाहिर सी बात है 50+ की एज वाला होगा, तो आप उसके काम को आसान बनाना है। अगर आप कहीं से भी पैरा चेंज करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपका पैराग्राफ चेंज हो रहा है। ठीक है, आप जो है अपने आंसर को जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन में लिख सकते हो, डायमेंशन इन सेंस कि आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कि आप उस जो देखिए वर्ड लिमिट तो सबके लिए है। ठीक है, तो उस वर्ड लिमिट के अंदर आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जैसे आप अगर अरस्तु की बात करें, अरस्तु के बारे में आपने शुरू किया तो अरस्तु के बारे में आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं उसके सारे कीवर्ड्स को यूज करते हुए। आपको अपना वर्ड नहीं यूज करना, हर राइटर का, हर थिंकर के अपने अपने कीवर्ड हैं, वो कीवर्ड आपको यूज करना है। ठीक है, और बिल्कुल सैद्धांतिक शब्द होना चाहिए क्योंकि लिमिटेड टाइम है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप बहुत सारी बातें कर सकें। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने जैसे उदारवाद है, समाजवाद है, ठीक है, गांधीवाद है, तो इन सभी के अपने अपने कीवर्ड हैं। तो इन सारे कीवर्ड को आपको सबसे पहले तो एक पेज पे आपको सभी जितने भी ये हैं, जितने भी वाद हैं, सबके कीवर्ड नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और उन सारे कीवर्ड को आपको इंक्लूड करना है। जैसे अगर आप बात करते हैं उदारवाद की, तो उदारवाद में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है,
ठीक है, ज़्यादा लेसेस फेयर की बात करता है। तो इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चन में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, समाजवाद की बात करें, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद जहाँ आता है मार्क्स आता है, जहाँ भी मार्क्स आता है तो समझ जाइए कि क्या है, वर्ग संघर्ष की बात करेगा। ठीक है, मार्क्स कहाँ जब भी आएगा तो वर्ग संघर्ष की बात करेगा, बुजुर्गा वर्ग की बात करेगा, प्रोलेटेरिएट वर्ग की बात करेगा, ठीक है, श्रमिक वर्ग की बात करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों का यूज करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन को कवर करना है। जैसे मान लीजिए आप गांधीवाद लिख रहे हैं बच्चों, तो गांधीवाद अगर आप लिख रहे हैं, तो गांधीवाद अगर लिख रहे हैं और आपने मान लीजिए सर्वोदय नहीं लिखा, ठीक है, ट्रस्टीशिप नहीं लिखा, अपरिग्रह नहीं लिखा, ये छोड़ दिया, तो आपका जो क्वेश्चन है ऐसे ही अधूरा हो गया। तो ये सबके अपने अपने कीवर्ड हैं। ठीक है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड का आप यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है टू द पॉइंट आप कैसे लिख पा रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे किसी बुक का नाम लिख सकते हैं रेफरेंस में, किसी सेंटेंस को कोट कर सकते हैं। जैसे अगर स्वतंत्रता और समानता की बात आती है तो स्वतंत्रता समानता का विरोधी है किसने कहा है, बर्लिन ने कहा है, इसको कोट कर दीजिए। न्याय की कहीं बात आती है तो राल्स को लिखिए, राल्स के जो सिद्धांत है उसका जरूर वर्णन कीजिए। अगर कहीं स्वराज की बात आती है तो गांधी को आप जरूर लिखिए, गांधी का स्वराज की बात होती है तो इसमें आप माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है इसको आप मेंशन कीजिए। ठीक है, अब इस तरह से जैसे मान लीजिए जैसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं लिमिटेड, लेकिन कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, लिमिटेड कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे गांधी और मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हैं सत्य अहिंसा पे। ठीक है, गांधी जी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, सत्य और अहिंसा के माध्यम से समाज में परिवर्तन की बात करते हैं, जबकि मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष से समाज को बदलने की बात करता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, बस बिल्कुल लिमिटेड होने चाहिए और यही आपको सीखना है। आंसर राइटिंग में आपको यही सीखना है, यही सिखाया जाएगा। आपको डेली क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, आपको किस रेफरेंस में कितनी बातें लिखनी है, क्या लिखनी है। ठीक है, देखिए जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे ना तो ये 250 जो शब्द हैं ना ये आपको कम पड़ जाएंगे, आप इससे ज़्यादा लिख ले जाएंगे। लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको लेके चलनी है। ठीक है, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके चलनी है। अब देखिए अगर आपको कीवर्ड पता है, ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तो 50 शब्दों में। अब जैसे मान लीजिए गांधी जी के बारे में अगर 50 शब्दों में लिखना है तो आप केवल कीवर्ड को यूज करके 50 शब्द का मतलब 5 लाइन हुआ, 5 लाइन में आपको लिखना है तो आप केवल कीवर्ड का यूज कर दीजिए, तो ये आपके 10 अंक के वाले क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर इसी को 150 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा उसी को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप किसी भी प्रश्न को, ये कला आपके अंदर आनी चाहिए कि आप किसी को अगर 50 शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 150 शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और जब आपको उसी प्रश्न को 250 शब्दों में लिखना है तब आप उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब भी आपको ये 250 शब्दों में लिखना होगा तो आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कॉन्टेक्स्ट बहुत बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट को आप यूज करेंगे। 150 शब्दों में आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, 150 शब्द बहुत नहीं होते, 15 लाइन खाली होते हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। तो उसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आप जो है पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, और इस वाले में तो केवल कीवर्ड लिखना होगा। ठीक है, लेकिन कोई भी बातें छूटनी नहीं चाहिए। देखिए वर्ड लिमिट है, टाइम लिमिट है, आप अगर बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन आपने मिस कर दिया ना, जैसे आपसे कितने 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी प्रश्न आपने मिस कर दिया तो आप आउट हो गए, आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे चलिए मैं थोड़ा सा आज बात कर लेता हूँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यही हम स्वराज वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा था, गांधी जी का स्वराज आ गया आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि उदारवादी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, मार्क्सवादियों ने मुक्ति की बात की। ठीक है, उदारवादी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी क्या करते हैं, मार्क्सवादियों ने मुक्ति की बात की। ठीक है, बात की, जबकि गांधी जी ने इन दोनों के बीच के रास्ते में स्वराज का विकल्प अपनाया। कितना ज़बरदस्त हो गया आपका। तो अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, उदारवाद को भी शामिल किया, मार्क्सवाद को भी शामिल किया, गांधीवाद को भी शामिल करके हमने जो है एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एक एक वर्ड आपको यूज करना है और एक एक वर्ड का उसमें व्यापक मतलब होना चाहिए। इस तरह से
आपको यूज करना। अब जैसे मान लीजिए कंक्लूजन आपको लिखना है इसी का, तो कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? अब कंक्लूजन लिख सकते हैं, समाज के परिवर्तन का मार्क्सवादी तरीका वर्ग संघर्ष पर विश्वास करता है, उदारवादी लोकतांत्रिक व क्रमिक परिवर्तन पर बल देते हैं, जबकि गांधी जी ने नैतिक व आध्यात्मिक तरीके से समाज को बदलने पर बल दिया। आप इस तरह से कंक्लूजन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके आंसर राइटिंग में धार आएगी, और जितना बेहतरीन आपका आंसर होगा ना, चूँकि ये कंपटीशन है, इसमें जिसका बेहतरीन होगा उसको बेहतरीन नंबर मिलेगा, जिसका बेहतरीन नहीं होगा उसको कम नंबर मिलेगा। सिलेक्शन किसका होना है? जिसका बेहतरीन होना है। तो ये बस हमने थोड़ा सा एक जो है डेमो टाइप का दे दिया है। बाकी हम लोग 25 तारीख से बिल्कुल रेगुलर बैच शुरू कर रहे हैं। तो जिन लोगों को भी मेंस में 100% अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है, तो वो लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं और हम उनकी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास सीरीज रहेगा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहले टॉपिक को पढ़ा दिया जाएगा, फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस के आंसर कराए जाएंगे। और ये दोस्तों 25 सितंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। अभी जो लोग एडमिशन ले लेंगे उनको डिस्काउंट में ऑफर मिलेगा, ठीक है। बहुत कम फीस रखी गई है। तो जिन लोगों को भी हमारे इस बैच से जुड़ना है, आप इस दिए गए पहला वाला जो नंबर है व्हाट्सएप के लिए, दूसरे वाले नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके आप लोग इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 100% जैसे कि जीआईसी की जॉब, एक तो ये जॉब जो होती है काफ़ी समय के बाद आती है, 4 साल के बाद आया, फिर पता नहीं कब आएगा ये मालूम नहीं है। तो अगर आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, आपके 75 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं, तो बिना एक भी दिन गंवाए आप लोग बिल्कुल जुट जाइए हमारे साथ, और हम आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने में अपना पूरा योगदान देंगे और 100% आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो जो लोग आज और कल में एडमिशन लेते हैं उनको इस डिस्काउंट का ऑफ़र मिलेगा। उसके बाद जो है 25 के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो नॉर्मल फ़ी है उसी फ़ी पे आपको एडमिशन लेना होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।